चलें बगैर किसी देरी के इस जायजे का आगाज करते हैं। थाईलैंड, एक ऐसी जगह जो वाकई जादुई और बेपनाह खूबसूरती से भरी हुई है। आज के इस जायजे में थाईलैंड का पहली बार सफ़र करने वालों के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म गाइड पेश की जा रही है। एक ऐसा मुकम्मल रोड मैप जो इस सफ़र की हर उलझन को दूर कर देगा और हर कदम पर रहनुमाई फराहम करेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कोई पहली बार किसी नए मुल्क में कदम रखता है तो थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ बड़े बड़े और हुजूम वाले मेगा शहर हैं तो दूसरी तरफ चमकते दमकते जजीरे, कुछ नए सकाफती उसूल और जी हाँ, कुछ छुपे हुए धोखों का डर। ये सब मिलकर शुरू में किसी को भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुरुस्त मालूमात ही वो वाहिद ताकत है जो इस बज़ाहिर मुश्किल सूरत हाल को एक शानदार तजर्बे में बदल सकती है। इस जायजे का खाका कुछ इस तरह से है। हम बात करेंगे एयरपोर्ट पर आमद और दाखिले की ज़रूरियात से लेकर मुल्क में घूमने फिरने, पैसों के लेन देन, मुकामी सकाफत और आखिर में उस एक सबसे बड़ी गलती पर जो अमूमन नए मुसाफिर कर बैठते हैं। तो बस हर बज़ाहिर पेचीदा उलझन को कदम ब कदम बड़ी आसानी से सुलझाया जाएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी मुस्कुराहटों की सरजमीन पर बाआसानी कदम रखना, क्योंकि एक बेहतरीन और तनाव से पाक सफ़र का आगाज़ दरअसल जहाज़ के लैंड करने से भी पहले ही हो जाता है। अब यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है और जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती, वो ये है कि बैंकॉक में एक नहीं बल्कि दो बड़े हवाई अड्डे हैं। एक है सुवर्णभूमि, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए काफ़ी जदीद और मेन हब है, और दूसरा है डॉन मिएंग। अक्सर मुसाफिर महज ये सोचकर अपनी फ़्लाइट्स मिस कर देते हैं कि ये दोनों हवाई अड्डे शायद बिल्कुल पास पास ही होंगे। हालांकि हकीकत में ये एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हैं। इसलिए फ़्लाइट बुक करते वक्त एयरपोर्ट का कोड बगौर चेक करना एक इंतहाई लाजमी कदम है। मुल्क में एंट्री के हवाले से कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। पुराने कागजी फॉर्म्स का दौर अब ख़त्म हो चुका है और इसकी जगह ऑनलाइन टी-डेक यानी डिजिटल अराइवल कार्ड ने ले ली है। और सबसे अहम बात यह कि यह सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई भी वेबसाइट इस काम के लिए पैसे मांगे तो समझ जाएं कि वो 100% फ्रॉड है। इसके साथ साथ ये बात भी यकीनी बनानी चाहिए कि सफ़र के वक्त पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 माह बाकी हो। और अब ज़रा इस हिंसे पर गौर करें, 500 ये कोई आम नंबर नहीं है। अगर वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से एक दिन भी ज़्यादा क़याम किया जाए तो रोज़ाना 500 बात यानी तकरीबन $15 का जुर्माना पड़ता है। बज़ाहिर शुरू में शायद ये रकम इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन यकीन माने ये बहुत तेज़ी से बढ़कर संगीन कानूनी मसाइल खड़े कर सकती है। पहुँचते ही अपनी वापसी की तारीख कैलेंडर में मार्क कर लेना ही सबसे महफूज और दानिशमंदाना फ़ैसला है। चलें अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी रोज़मर्रा के इंतज़ामात, राब्ते और पैसों का लेन देन। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही फौरी तौर पर ज़मीन पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे देख लेते हैं। रोज़मर्रा के मामलात को संभालने के लिए स्मार्टफोन में कुछ ऐप्स का होना बिल्कुल लाइफ सेवर साबित होता है। मिसाल के तौर पर येसिम जैसी कोई ई सिम, ताकि एयरपोर्ट पर सिम कार्ड खरीदने की लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। शहर में सफ़र के लिए ग्रैब और बोल्ट कमाल की ऐप्स हैं, जबकि किराए पर बहस या भाव ताव करने के लिए इन ड्राइव का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। और हाँ, हवा के मेयार और स्मोक को चेक करने के लिए एयर विजुअल ऐप रखना भी एक ज़बरदस्त फैसला है। माली मामलात की बात की जाए तो थाईलैंड में कार्ड्स, कैश और QR कोड्स का मिला जुला रुझान है। बड़े होटलों या जदीद मॉल्स में कार्ड चलाना तो आसान है, लेकिन बाजारों और स्ट्रीट फूड के लिए नकद रकम यानी कैश ही असल बादशाह है। यहाँ याद रखने वाली एक बड़ी अहम बात यह है कि किसी भी गैर मुल्की कार्ड पर ATM से पैसे निकलवाने पर लगभग 250 बात की फीस कटती है। तो इस बार बार की फीस से बचने की बेहतरीन ट्रिक यह है कि एक ही बार में ज्यादा रकम निकलवा ली जाए या फिर करेंसी एक्सचेंज के लिए सुपर रिच जैसे बूथ्स का रुख किया जाए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी मुल्क में घूमना फिरना और ट्रांसपोर्ट के इस जाल को समझना, क्योंकि इस सफ़र का सारा मज़ा इस बात पर मुनहसर है कि कोई मुसाफिर किस शहर में मौजूद है और कितना फासला तय करना है। बैंकॉक के ट्रैफिक जाम्स दुनिया भर में बदनाम हैं। इनमें ख्वाह होने के बजाय BTS स्काई ट्रेन और MRT का इस्तेमाल सबसे सस्ता, ठंडा और तेज़ तरीन ऑप्शन है। अब दूसरी तरफ टुक टुक की वो रवायती और रंग बिरंगी सवारी भी है, जो यकीनन एक बड़ा तफरीही और बकेट लिस्ट तजर्बा है जिसे एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसे रोज़मर्रा के ट्रांसपोर्ट मत समझें, क्योंकि इसके किराए अमूमन काफ़ी ज़्यादा मांगे जाते हैं। और ये मौसम का खाका बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है कि सफ़र के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा साबित होता है। नवंबर से फरवरी का अरसा, जब मौसम काफ़ी ठंडा और खुश्क होता है, ये बुकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। मार्च से मई तो शदीद गर्मी के महीने हैं, जबकि मई से अक्टूबर बारिशों का सीज़न कहलाता है। अगरचे बारिशों के सीज़न में चीज़ों की कीमतें काफ़ी कम हो जाती हैं, मगर नवंबर से फरवरी का इंतखाब ही हर लिहाज से बेहतरीन और पुरसुकून रहता है। चलें अब चौथे हिस्से का रुख करते हैं, यानी अपनी मंजिलों का इंतखाब करना। थाईलैंड का हर खित्ता एक बिल्कुल ही अलग और मुनफरिद कहानी सुनाता है।
अगर थाईलैंड के नक्शे पर नज़र दौड़ाई जाए तो मुख्तलिफ इलाकों का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। बैंकॉक उन लोगों के लिए एक जन्नत है जो शहर की चहल पहल, तेज़ रफ्तारी और शॉपिंग के दीवाने हैं। इसके बिल्कुल बरक्स अगर शुमाल की तरफ जाएं तो चियांग माई में एक इंतहाई पुरसुकून और गहरी सकाफती झलक मिलती है, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी है। और अगर ख्वाबों जैसे नीले समंदर और साहिलों की तलाश है तो फिर फूकेट और कराबी का ट्रॉपिकल तजुर्बा लाजवाब है। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, सकाफत, खाना और हिफाजत। यही वो बारीकियां हैं जो एक आम नावाकिफ सयाह और एक बाशूर मुसाफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करती हैं। ये बात तो सब मानते हैं कि थाईलैंड अपने लजीज खानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। रात के बाजारों से लेकर हाई एंड रेस्टोरेंटों तक पैड थाई, मैंगो स्टिकी राइस या फिर शुमाल की खास डिश खाओ सोए तो लाजमी ट्राई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सख्त वार्निंग भी सुन लें। मुस्तनद थाई खानों में मसालों और मिर्चों का इस्तेमाल बेतहाशा होता है, इसलिए शुरू में ही बहादुरी दिखाकर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ऑर्डर करने से गुरेज करना ही बेहतर है। और हाँ, मुकामी ज़ुबान यानी थाई में रवानी होना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, लेकिन मुकामी लोगों से जुड़ने के लिए चंद बुनियादी अल्फाज का इस्तेमाल एक जादू की तरह काम करता है। स्वास्ति क्राप या ख़वातीन के लिए स्वास्ति का कहकर सलाम करना वहाँ इंतहाई शाइस्तगी की अलामत समझा जाता है। जब मुसाफिर मुकामी ज़ुबान के चंद अल्फाज बोलने की महज कोशिश भी करते हैं तो मुकामी लोग इस छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा सराहते हैं। लेकिन कुछ सकाफ़ती उसूल ऐसे भी हैं जिन पर समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बादशाहत का एहतराम तो वहाँ इंतहाई लाजमी है और मंदिरों में मुनासिब लिबास पहनने का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। एक और बड़ी अहम बात यह है कि थाई सकाफत में सर को जिस्म का सबसे मुअज़्ज़ज़ हिस्सा माना जाता है, लिहाजा किसी के सर को छूना सख्त बदतमीज़ी है। इसी तरह पाँव से इशारा करना भी बहुत बुरा समझा जाता है। और एक कानूनी इंतबाह, थाईलैंड में वेपिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना सख्ती से गैर कानूनी है और इस पर जेल या सख्त जुर्माना हो सकता है। किसी भी बड़े टूरिस्ट स्पॉट की तरह थाईलैंड में भी कुछ रिवायती धोखे मुसाफिरों के इंतजार में रहते हैं। मसलन अगर कोई टैक्सी ड्राइवर मीटर ऑन करने से इनकार कर दे तो इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, बस आराम से आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर कोई मकामी शख्स आकर कहे कि जनाब मशहूर ग्रैंड पैलेस तो आज बंद है, तो ज़्यादातर चांस यही है कि वो झूठ बोलकर किसी खास दुकान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल इन तमाम धोखों से बासानी बचा सकता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने छठे और सबसे अहम हिस्से पर, सफरी मंसूबे की सबसे बड़ी गलती। एक ऐसी गलती जिससे अगर बच लिया जाए तो सारा सफर शानदार हो जाता है, वरना ये इंतहाई थका देने वाला साबित हो सकता है। ये वो सवाल है जिस पर पूरे सफरी मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार है। थाईलैंड के सफ़र के लिए असल में कितना वक्त काफ़ी होता है? देखने में नक्शे पर यह शायद बहुत छोटा सा मुल्क लगे जिसे बआसानी घुमा जा सकता है, लेकिन दर हकीकत शहरों के दरमियान के फासले, गर्म मौसम और समुद्री कश्तियों का तवील सफ़र काफ़ी वक्त मांगता है। इन चीज़ों का सही अंदाज़ा ना होना अक्सर मुसाफिरों को हैरान और बुरी तरह थका देता है। अगर सफरी वक्त की हकीकत को परखा जाए तो एक हफ्ते का वक्त बस एक मुख्तसर से तारुफ के लिए ही काफ़ी हो पाता है, जिसमें सिर्फ एक शहर और एक साहिल देखा जा सकता है। 10 से 14 दिन के अरसे में कुछ हद तक मुतवाज़न सफ़र हो सकता है, लेकिन अगर वाकई थाईलैंड की असल खूबसूरती और इसके मुख्तलिफ इलाकों के रंग देखने हैं तो कम से कम 2.5 से 3 हफ्ते का वक्त दरकार होता है ताकि सफरी थकावट हावी ना हो। तो यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता ये उभर कर सामने आता है कि पहली बार जाने वाले मुसाफिर उमूमन ये बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो एक ही छोटे से ट्रिप के अंदर सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। जब हम एक मुख्तसर दौरानिये में बहुत से इलाकों को समेटने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, ज़्यादातर वक्त तो बस टैक्सियों और कश्तियों के सफ़र में ही ज़ाया हो जाता है और यूं सफ़र का लुत्फ़ मुकम्मल तौर पर थकावट में बदल जाता है। इस तमाम गुफ्तगू को समेटते हुए इस जायजे का सबसे ज़बरदस्त पैगाम यही है कि अपने सफ़र की रफ्तार को थोड़ा धीमा रखा जाए। थाईलैंड वाकई कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं है जिसे बस जल्दी जल्दी टिक करके ख़त्म करना हो। फासले समेटने के बजाय किसी एक जगह की गहराई और खूबसूरती को महसूस करना चाहिए। सोचने और गौर करने की बात यह है कि एक मिसाली सफ़र के लिए कोई भी इंसान किस एक जगह की सकाफत और सुकून में पूरी तरह गर्क होना पसंद करेगा, क्योंकि सफ़र का असल मज़ा तो मंजिल को महसूस करने में है, महज वहाँ से भागते हुए गुजर जाने में नहीं।